हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं रिसीवेबल मैनेजमेंट की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो पहले आप लोग फार्मूला से रिवाइज कर सकते हैं। लेक्चर से स्टार्ट है प्रॉब्लम नंबर 6। तो प्रॉब्लम 6 में देखिए आपको डाटा मेंशन किया है। अ कंपनी हैज सेल ऑफ ₹2500 lakhs, एवरेज कलेक्शन पीरियड is 50 days, बैक डेट्स आर 5% ऑफ सेल, कलेक्शन एक्सपेंसेस आर 25 lakhs, कॉस्ट ऑफ फंड्स इज 15%, कंपनी हैज टू अल्टरनेटिव कलेक्शन पॉलिसी। ये आपको प्रेजेंट डाटा दिया है और कंपनी की अब दो पॉलिसीज हैं, पॉलिसी 1 and 2, जिसमें एवरेज कलेक्शन पीरियड विल बी रिड्यूस टू 40 days and 30 days, and baggage losses will be reduced to 4% and 3% of sale. Collection expenses will become 50 and 80 lakhs. So evaluate which program is viable, take 360 days in a year. तो पहले तीनों पॉलिसी का बनाते हैं डाटा। एक तो प्राइसिंग पॉलिसी है और दो प्रपोज पॉलिसी आपको मेंशन की है। So let us show income statement. तो रुपये देखिए आपको मेंशन किए हैं लैक्स में। So we can write credit policies. So first मैंने जो प्राइसिंग पॉलिसी, यानी पॉलिसी नंबर 1 एंड पॉलिसी नंबर 2, तो उसमें देखिए आपको मेंशन किया है। सबसे पहले प्राइसिंग आपको डाटा मेंशन किया है सेल्स, जिस रुपये के 2500 लाख, एंड जो एवरेज कलेक्शन पीरियड ACP की गिवन, ये आपको दे रखा है डेज में। प्राइसिंग को कलेक्शन पीरियड 50 days, then we have back dates. So these are given to be 5% of sale. तो ये है परसेंटेज ऑफ सेल, 5% ऑफ सेल्स। तो कलेक्शन एक्सपेंसेस यार 25 लाख। तो एक हमें एक्सपेंसेस दे रखे हैं, जब आप मनी कलेक्ट करेंगे डेटर से, रुपये की लैक्स में है, जिसे कि 25 लैक्स। कॉस्ट ऑफ फंड्स इज 15%। एक में जो भी आपकी मनी इन्वेस्ट होगी डेटर्स में, उसकी कॉस्ट हमें दी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स, जिसे ये 15%। तो देन वी हैव टू अल्टरनेटिव पॉलिसीज। पॉलिसी 1 में आपको मेंशन किया है कलेक्शन पीरियड आपका रिड्यूस हो जाएगा फ्रॉम 50 to 40 days, और पॉलिसी नंबर 2 में ये आपका रिड्यूस होकर रह जाएगा 30 days। बैगेज से लॉस विल रिड्यूस फ्रॉम अवर 5% to 4%, और सेकंड पॉलिसी में रह जाएंगे 3%। देन कलेक्शन एक्सपेंसेस विल बिकम 50 and 80। कलेक्शन एक्सपेंसेस आपके इंक्रीज हो रहे हैं, 25 से 50 हो जाएंगे, देन इट बिकम्स 80। So now we can calculate first of all debtors, how much funds are invested in debtors। उसके लिए देखिए आपको सेल्स मेंशन की है, कॉस्ट टू सेल मेंशन नहीं की है। तो डेटर्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन सेल बेसिस। इट मीन्स आपका फार्मूला बन जाएगा सेल्स इनको एवरेज कलेक्शन पीरियड। टोटल डेज आपको मेंशन किए हैं 360 डेज। सेल्स आपके हैं 2500, इसमें कोई चेंज नहीं है तीनों पॉलिसीज में। तो इनिशियली आपका कलेक्शन पीरियड है 50 डेज, टोटल 360, then 2500, collection period becomes 40 days, 360, then collection period will be 30. So our debtors are coming 2500 into 50, so divided by 360, this is 347.22। तो 2 डेसिमल्स तक मैंने राउंड ऑफ कर दिया है। रुपीज आपके लैक्स में चल रहे हैं। नेक्स्ट वन ये 2500 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 360, जैसे ये 277
0.78, then 2500 divided by 12, this is 208.33. किसी पर इन्वेस्टमेंट इन गेटर्स। अब इसमें देखो कॉस्ट ऑफ सेल मेंशन नहीं की, प्रॉफिट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो इट मीन अब हम कंपैरिजन करेंगे टोटल कॉस्ट का अंडर ईच पॉलिसी। तो सबसे पहले आपकी कॉस्ट है बैक गेट्स, सेकंड भी है वो कलेक्शन एक्सपेंसेस, नंबर थर्ड आ जाएगी जो आपकी मनी इन्वेस्ट हो रही है डेटर्स में, उसके ऊपर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है आपकी, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स विच आर इन्वेस्टेड इन डेटर एट द रेट ऑफ जैसे कि 15%। तो इसका टोटल कीजिए, सो दिस विल बी टोटल कॉस्ट। जिस पॉलिसी में टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी वो आपका बेस्ट ऑप्शन बन जाएगा। तो फर्स्ट केस में देखिए आपके बैगेस हैं 5% ऑफ 2500, इट विल बी 125, कलेक्शन एक्सपेंसेस आर गिवन 25, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स इट विल बी 347.22 into 15%, this is coming 52.083. So in this way we get to total cost. So total cost is 202.083 in lakhs. नेक्स्ट पॉलिसी में आप देखिए बैगेस हो जाएंगे 4% को 2500 100 लैक्स, कलेक्शन एक्सपेंसेस है आपके 50, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी 277.78 into 15%, 41.667. So this total is coming 191.667. तो नेक्स्ट केस में आप देखिए आपके बैगेस हो जाएंगे अब 3%, 75 लाख, कलेक्शन एक्सपेंसेस है 80 लैक्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी 208.33 into 15%, 31.25. So total is 186.25. अब देखेंगे टोटल कॉस्ट आपकी मिनिमम है पॉलिसी नंबर 2 में, तो दिस इज बेस्ट पॉलिसी। तो नेक्स्ट लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम 7 में देखिए आपको डाटा मेंशन किया है। सो LML लिमिटेड इज कंसीडरिंग ए चेंज इन इट्स क्रेडिट टर्म्स फ्रॉम 2/10 नेट 30 टू 3/10 नेट 45। इसमें हमारी क्रेडिट टर्म्स चेंज हो रही हैं। दिस चेंज इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टोटल सेल फ्रॉम 5 लाख टू 6 लाख, उससे सेल इंक्रीज हो जाएगी आपकी, एंड डिक्रीज प्रपोर्शन ऑफ कस्टमर टेकिंग डिस्काउंट फ्रॉम 0.7 टू 0.6। तो कस्टमर को डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं वो 0.7 से 0.6 रह जाएंगे। द ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन फॉर द फर्म इज 15% एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%। GP रेशो दी है, क्विक में बैलेंस आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स हो जाएगी। द टैक्स रेट इज 25%, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड चेंज इन प्रॉफिट एंड एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग कैश डिस्काउंट। तो बनाते हैं इसकी इनकम स्टेटमेंट। इसमें आप देखिए आपको मेंशन किए हैं क्रेडिट पॉलिसी है आपकी, वन इज योर प्रेजेंट पॉलिसी और सेकंड है आपकी प्रपोज्ड पॉलिसी। डाटा रुपीज में चल रहा है आपका। सबसे पहले आपको वो क्रेडिट टर्म से मेंशन की हैं। तो प्रेजेंट जो क्रेडिट टर्म्स हैं जिसे 2/10 नेट 30, now it will change to 3/10 net to 45। लेकिन प्रेजेंटली हम 2% डिस्काउंट दे रहे हैं। इस पेमेंट की मेड विद 10 डेज, मैक्सिमम पीरियड है 30, नेक्स्ट 3% डिस्काउंट होगा। इफ पेमेंट की मेड विद इन 10, मैक्सिमम पीरियड है 45। नाउ व्हाट इज परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स अवेलिंग डिस्काउंट। अब हमने रिलैक्सेशन कर दी है, तो हमने ज़्यादा क्रेडिट पीरियड अलाउ कर दी है। तो इसमें जो प्रेजेंट हमारे प्रोपोर्शनल कस्टमर्स हैं वो हैं 0.7।
0.7 मीन्स 70%। अब ये रिड्यूस हो गए हैं 0.6, इट मीन्स 60%। इट मीन मोर कस्टमर्स आर अवेलिंग क्रेडिट पीरियड बिकॉज दिस हैज बीन एक्सटेंडेड। तो सेल्स आपकी इंक्रीज हो गई हैं 5 से 6 लाख। तो लेट अस शो सेल्स जिसे यू प्रेजेंटली 5 लाख, so it has become 6 लाख रुपीज। फिर आपको मेंशन किया जीपी रेशो है 15%, तो इट मीन्स आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी 85%। बैलेंस है जीपी 15%, so 15% is 90,000, 15% 75,000, so cost of goods sold is 425 and इसी 500 के 10,000। तो इसमें से अब आपको माइनस करना है डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हम कितना दे रहे हैं कस्टमर्स को। और इसमें देखिए आप बैगेस हमें मेंशन नहीं किए हैं, आपको दिए हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा आफ्टर टैक्स होती है, इट मीन्स रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल। और इसमें टैक्स रेट भी आपको दिया है 25%। तो इट मीन्स पहले डिस्काउंट माइनस होगा। तो फर्स्ट केस में देखिए जो सेल है आपकी 5 लाख, उसके ऊपर 70% कस्टमर डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं 0.7, और उनका जो डिस्काउंट है जिसे 2%। सेकेंड केस में सेल है आपकी 6 लाख, इसमें 60% कस्टमर डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं 0.6, और डिस्काउंट का रेट है आपका 3%। तो लेट अस कैलकुलेट डिस्काउंट 350 इंटू 2%। तो फर्स्ट केस में है आपका 7,000 डिस्काउंट, सेकंड केस में है 360 इंटू 3%, 10,800। तो आप देखेंगे डिस्काउंट की कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो रही है 10 माइनस 7, 3,800 से। अब आपको कैलकुलेट करनी है इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वट इज पीबीटी। तो उसमें से माइनस कर लीजिए टैक्स एट द रेट ऑफ 25%, बैलेंस वी गेट टू पैट। उसमें से फिर हम लेस करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। बैलेंस आ जाएगा आपका नेट बेनिफिट। तो लेट अस सी व्हाट इज अवर पीबीटी 68,000। तो 90,000 माइनस 10,800, 79,200। टैक्स माइनस कीजिए 25%, बैलेंस है 59,400। 68 माइनस 25%, 50,000। अब देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए आपको कैलकुलेट करने हैं डेटर्स। तो डेटर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए पहले एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये कैलकुलेट करते हैं डेज में। तो फर्स्ट केस में 70% कस्टमर का पीरियड है 10 डेज, 0.7 इंटू 10, और 30% कस्टमर का पीरियड है आपका 30 डेज। तो 7 + 9 16 डेज इज अवर एवरेज कलेक्शन पीरियड। सेकेंड केस में 60% कस्टमर का पीरियड है 10, और 40% कस्टमर का पीरियड है 45, जैसे कि 6 + 45 इंटू 0.4, जिसे जो 18 24 डेज। देन व्हाट इज अवर डेटर्स। कॉस्ट ऑफ सेल है आपके पास, तो फार्मूला में जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल इंटू ACP डिवाइडेड बाय टोटल डेज। देखिए आपको मेंशन नहीं किया क्वेश्चन में, तो दिस विल बी टेकन एज 365, ये क्वेश्चन साइलेंट है। तो कॉस्ट ऑफ सेल 425,000 इंटू 16 डेज डिवाइडेड बाय 365, तो दिस इज कमिंग 18,630। सेकेंड केस में कॉस्ट ऑफ सेल है आपकी 510,000 इंटू 24 डेज डिवाइडेड बाय 365, तो दिस इन्वेस्टमेंट इज कमिंग 534। इसके ऊपर अप्लाई कीजिए आप। बाकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड से देखो आपको मेंशन की है, जिसे ये 12%। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एट द रेट ऑफ 12%।
तो 33,544 इंटू 12%, दिस इज 4024। और फर्स्ट इसमें 18,630 इंटू 12%, दिस इज 2236। तो ये मैंने राउंड ऑफ कर दिए हैं। बैलेंस इज अवर नेट बेनिफिट। तो फर्स्ट केस में 51,000 माइनस 2236, नेट बेनिफिट इज 48,764। सेकंड केस में है 59,400 माइनस 4024, दिस इज 55,376। दिस इज नेट बेनिफिट। So this is more in our new policy, so this will be selected. Next we have problem number 8. So this is a good question. This is a single type of question. So in problem 8 we are given that a bank is analyzing the receivable of a Jackson company in order to identify acceptable collateral for a short term loan. तो इसमें एक कस्टमर है, जैक्सन कंपनी है, उसको शॉर्ट टर्म लोन चाहिए। उसके लिए बैंक को एक सिक्योरिटी देनी है आपने, एंड बैंक की कंसीडरिंग रिसीवेबल्स टू एक्सेप्ट एज कोलेटरल, उसको कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। जब कंपनी क्रेडिट पॉलिसी 2/10 नेट 30, तो कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी आपको दी है, विच इज आल्सो कॉल्ड क्रेडिट टर्म्स, 2/10 नेट 30। The bank lends 80% on accounts where customers are not currently overdue and where the average payment period does not exceed 10 days past the net period. अब बैंक जो लोन दे रहा है आपको अगेंस्ट रिसीवेबल, उसमें दो कंडीशंस हैं। एक को आपको 80% लोन मिलेगा, सेकंड उसमें दो कंडीशन ये हैं, कस्टमर्स आर नॉट ओवरड्यू। तो फर्स्ट कंडीशन है आपके नॉट ओवरड्यू, एंड सेकंड कंडीशन है एवरेज जो पेमेंट पीरियड है कस्टमर का, इट डज नॉट एक्सीड 10 डेज पास्ट नेट पीरियड। तो नेट पीरियड कितना है 30, उसमें 10 डेज और अलाउ कर दिए हमने, इक्वल टू 40। तो इट मीन जो पेमेंट पीरियड है, एवरेज पेमेंट पीरियड शुड नॉट एक्सीड 10 डेज पास्ट नेट, इट इज 10 डेज पास्ट नेट। जिसका मतलब है पास्ट का मतलब होता है जितना नेट पीरियड हमने अलाउ किया है उसमें 10 डेज और अलाउ कर दिया है आपको। तो टोटल विल बिकम, नेट टाइम पीरियड है आपका 30 + 10, तो इट विल बिकम 40 डेज। तो इसमें देखो नॉट ओवरड्यू, इसका मतलब होता है आपको देखो क्वेश्चन में ये दिया है, शेड्यूल ऑफ जैक्सन कंपनी रिसीवेबल हैज बीन प्रिपेयर्ड, हाउ मच विल द बैंक लैंड ऑन ए प्लेज रिसीवेबल इफ बैंक यूज 10% अलाउंस फॉर कैश डिस्काउंट एंड रिटर्न्स। 10% कस्टमर्स हैं जो डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं या गुड्स वापस कर रहे हैं। अब कंपनी के डेटर्स आपको दिए हैं, उनके गेज आउटस्टैंडिंग भी दिए हैं, लेकिन ओवरड्यू का मतलब है कि जो गेज आउटस्टैंडिंग है आपके, इट शुड बी लेस देन एवरेज कलेक्शन पीरियड, जो हमारा नॉर्मल एवरेज कलेक्शन पीरियड है। फिर आपको दिया है एवरेज पेमेंट पीरियड, इट मीन्स अब जो पेमेंट पीरियड है आपका, इसकी कंडीशन ये है, ये 40 डेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी लेस देन 40 डेज। तो जिसका आपका जिसकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी उसके अगेंस्ट बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर देगा। अब हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं ACP। उसका फार्मूला होता है परसेंट ऑफ कस्टमर अवेलिंग डिस्काउंट। ये आपको दिए हुए हैं 10% कस्टमर हैं जो डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं, इनको उनका कितना पीरियड है, प्लस परसेंट ऑफ कस्टमर्स नॉट अवेलिंग डिस्काउंट इनको देयर पेमेंट पीरियड। तो आप देखिए 10% कस्टमर्स हैं जो डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं, उनका पीरियड है 10 डेज, इट मीन्स बैलेंस रह गए 90% कस्टमर, उनका पेमेंट पीरियड है मैक्सिमम 30 डेज। दिस इज कमिंग टू बी 1 + 27 28 डेज। तो इट मीन्स अब जो हमारे गेज आउटस्टैंडिंग जितने टाइम के लिए हमारे डेटर्स आउटस्टैंडिंग हैं, ठीक है, उनका जो पीरियड है ACP 28 डेज से कम होना चाहिए।
अब ये गो कंडीशन है। तो लेकर सी लेट मी राइट। अब आप देखते हैं कम आपको डाटा दिया है, डिफरेंट गैकर्स आपको दिए हैं। तो हम एक शेड्यूल बना रहे हैं जो हमारे गैकर्स हैं कंपनी के, उनका अमाउंट आपको दे रखा है रुपीज़ में, और उनका हमें दिया है डेज आउटस्टैंडिंग का पीरियड, कितने डेज के लिए वो आउटस्टैंडिंग है गैकर से, और उनका एवरेज पेमेंट पीरियड कितना है, पेमेंट पीरियड। ये सारे दोनों फिगर आपको दिए हैं डेज में। गैकर्स हैं आपके ABCDEFG, उनके अमाउंट्स हमें मेंशन किए हैं 250, 90, 110,000, 115, यानी कि 23,000, 180, then 290, 140। So gauge outstanding are given 15, 45, then 22, 9, 50, 16 and 27। Average payment period is given 20, यानी कि 60, 24, 10, 45, then 10 and 48। तो अब देखते हैं कौन कौन से गैकर्स हैं जिनके डेज आउटस्टैंडिंग इज अवर लेस देन ACP 28, या हम कह सकते हैं मोर देन 28। तो 45 जो है ये आपका है मोर देन 28। तो इट मीन्स गैकर नंबर बी, तो उसके अगेंस्ट बैंक जो है वो आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगा क्योंकि इसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। देन 50 इज आल्सो मोर देन 28, तो उसके अगेंस्ट भी बैंक आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इट मीन्स अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए आपकी तभी लोन मिलेगा। अब देखते हैं पेमेंट पीरियड, तो ये आपका 40 से कम होना चाहिए। तो देखते हैं जिसका 40 से ज़्यादा है, 60 मोर देन 40, तो ये पहले ही कंसीडर हो गया है बी, इसके लिए आपको लोन नहीं मिलेगा। 45 इज मोर देन 40, ये भी कंसीडर हो गया है गैकर ई, इसके लिए भी लोन नहीं मिलेगा। 48 इज आल्सो मोर देन 40, तो इसकी यदि एक भी कंडीशन आपकी जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही है, देन लोन इज नॉट अवेलेबल, तो इट मीन जी के अगेंस्ट में आपको लोन नहीं मिलेगा। तो जो रिमेनिंग गैकर्स हैं वो एलिजिबल हैं जिसके लिए बैंक आपको लोन दे सकते हैं। इट मीन्स व्हाट इज एलिजिबल अमाउंट ऑफ गैकर्स। अब वो कैलकुलेट करते हैं कितना अमाउंट है गैकर्स का जिसके अगेंस्ट बैंक ने आपको लोन देना है, बाई कीपिंग दीज गैकर्स एज कोलैटरल। तो एलिजिबल अमाउंट बनेगा गैकर ए प्लस सी प्लस डी प्लस एफ। तो ए का अमाउंट है 250, यानी सी इज 115,000, तो प्लस डी इज 23,000, then F is 290। So these are total geckers who are eligible for loan. This is 250 plus 115 plus 23 plus 290, 678। तो अब देखिए आपको कितना लोन मिल सकता है मैक्सिमम। तो लोन अलाउड और अवेलेबल, ये टोटल अमाउंट आ गया गैकर्स का। अब आपको मेंशन किया है that बैंक विल यूज 10% अलाउंस फॉर कैश डिस्काउंट एंड रिकरेंस। तो 10% तो कस्टमर हैं डिस्काउंट ले रहे हैं या गुड्स वापस कर रहे हैं, उनको आप निकाल दो, रिमेनिंग रहेगी 90%। और फर्दर बैंक आपको कितना लोन देगा, बैंक लेंड से 80% ऑन अकाउंट वेयर गिव टू कंडीशन हर सेटिस्फाइड, और जो बैलेंस लगेगा उसका आपको मैक्सिमम लोन मिलेगा 80%। So this will be amount of loan which is eligible. So let us say this one 678,000
इंटू 90% इंटू 80%, दिस इज 488 160। दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन, एक ये यूनिक क्वेश्चन है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो नेक्स्ट लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 9। So in this question it is given that a firm is considering offering 30-day credit to its customers. Firm lies to charge them an annualized rate of 24%। तो इतनी कंपनी जो है जिसका वो क्रेडिट पीरियड दे रही है 30 डेज का, और उसके लिए हम उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे जिसका एनुअल रेट है 24%। फर्म वांट्स टू स्ट्रक्चर का क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ ए कैश डिस्काउंट फॉर इमीडिएट पेमेंट। तो कंपनी एक स्कीम बना रही है, यदि आप इमीडिएट पेमेंट करते हैं तो आपको कैश डिस्काउंट दे देंगे हम। सो हाउ मच वुड द डिस्काउंट रेट हैव टू बी, तो कितना डिस्काउंट रेट होना चाहिए। अब देखिए कंपनी की पॉलिसी है, प्रेजेंट पॉलिसी है कंपनी की कि हम 30 डेज का क्रेडिट दे रहे हैं, 30 डेज का क्रेडिट। तो उसके लिए हम उनसे चार्ज कर रहे हैं व्हाट इज इंटरेस्ट चार्ज, या हम कह सकते हैं कि उसकी चार्ज है मतलब उसकी कॉस्ट पड़ेगी, और वी कैन से कि दिस विल बी कॉस्ट टू कंपनी फॉर 30 डेज। इसकी कॉस्ट है आपकी 24% पर एनम। तो इट मीन्स देखिए आप आज डिस्काउंट देना चाहते हैं, जितनी हमें कॉस्ट पड़ रही है 30 दिनों की, तो उतना आप डिस्काउंट दे दीजिए। सो लेट अस कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट टू कंपनी फॉर 30 डेज, या यदि हम कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं वैसे ये चार्ज, तो 24% है आपका पर एनम, तो 30 जैसा कैलकुलेट कर लीजिए। तो नॉर्मल एग्जाम्पशन है 360, जो आपका 30 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो इट मीन दिस इज कमिंग टू 2%। तो इट मीन कंपनी 2% डिस्काउंट दे सकती है फॉर इमीडिएट पेमेंट। तो वी कैन से दैट कंपनी कैन प्रोवाइड डिस्काउंट ऑफ 2% फॉर इमीडिएट पेमेंट। तो आप देखेंगे इससे क्या होगा, दोनों ऑप्शन में आपकी अब आपके पास 2 ऑप्शन हो गए, एक तो हम क्रेडिट ऑफर दे रहे हैं कस्टमर को, एक है डिस्काउंट दे रहे हैं। जब आप क्रेडिट ऑफर दे रहे हैं उसकी कॉस्ट पड़ती है हमें 30 दिन की 2%, और जब आप डिस्काउंट दे रहे हैं वो भी लॉस होता है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी को लो सेल प्राइस रिसीव होगा, तो उसकी कॉस्ट भी हो जाएगी 2%। तो दोनों को हमने इक्वल कर दिया है। तो इट मीन्स इतना मैक्सिमम हम डिस्काउंट दे सकते हैं जितनी हमें क्रेडिट की कॉस्ट है। दिस विल बी क्वाइट इजी गुड। इस लेक्चर में हमने डिस्कस की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट करके प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।